पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर एफआईआर दर्ज की है कि अप्रकाशित किताब के हिस्से बाहर कैसे आए। वही प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक बयान जारी कर बताया है कि किताब के प्रकाशन का अधिकार उसके पास है और किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, न ही प्रकाशक ने इसे डिजिटल या सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से प्रकाशित किया है। इस बयान को एक पोस्ट के जरिए प्रकाशक ने शेयर किया है, जिसे दिखाते हुए अब मनोज नरवणे, पूर्व सेनाध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, देखिए यहां पे साफ साफ मनोज नरवणे ने इसी बयान को, पेंगुइन इंडिया के बयान को यहां कोट करते हुए पोस्ट किया है और इस पोस्ट में लिख रहे हैं कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी किताब की स्थिति अभी ये है। मनोज नरवणे ने इस पोस्ट के जरिए यह बता दिया है कि पेंगुइन प्रकाशन का बयान ही सही है, जबकि खुद उन्होंने 2023 में किताब प्रकाशन की सूचना ट्वीट के जरिए दी थी। मंगलवार को यानी आज राहुल गांधी ने यही ट्वीट पत्रकारों को सुनाया भी और साथ ही सवाल उठाया था कि वो पेंगुइन प्रकाशन को सही मानेंगे या पूर्व सेनाध्यक्ष को। आइए जरा सुन लीजिए यहां राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the government? No. Please listen to what I said. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, तो सुन रहे थे आप, यहां पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। तो असल बात क्या है, किस वजह से मोदी सरकार डर रही है और आखिर क्यों संसद में राहुल गांधी का सामना करने से मोदी डर रहे हैं, इनका खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया है। उस ट्वीट को भी आज राहुल गांधी ने दिखाया है। जरा उस ट्वीट को ले आइए, देखिए ये ट्वीट जिसमें मनोज नरवणे ने उस ट्वीट को, पेंगुइन इंडिया के ट्वीट को, जरा इसको और एक्सपोज कीजिए, यहां से आप समझ में आ जाएगा कि हेलो फ्रेंड्स, माई बुक इज अवेलेबल नाउ। इन्होंने लिखा था 2023 में, माई बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। यहां साफ साफ पेंगुइन इंडिया का वी यहां पर पूरा देखिए, प्री ऑर्डर नाउ, ये सब कुछ है। इसी चीज को दिखाते हुए राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही है, जरा सामने ला दीजिए। चलिए, खैर ये किताब की बात दोबारा हम आप तक लाते हैं, क्योंकि इस किताब की आंच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी तक पहुंच गई है। ये जो मामला है, इसकी आंच कह सकते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में भाषण देने से बार बार रोका गया, टोका गया था, और वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों पर एक गजब इल्जाम लगा दिया गया कि वो पीएम मोदी पर हमले की तैयारी से आई थी। इस पर पहले तो लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजकर विरोध जताया गया महिला सांसदों की तरफ से, और अब पक्षपाती रवैये का इल्जाम लगाते हुए ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी आज दे दिया गया है, और इस पर विपक्ष के कम से कम 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार ये नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को उनके दफ्तर में जाकर दिया है। नोटिस के प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं, और लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या आप जानते हैं कि 99 है। अब विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध दायर इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में लगाए गए आरोपों की जांच होगी। नियमों के मुताबिक जांच प्रक्रिया के बाद इस नोटिस पर आगे की कार्रवाई को लेकर सचिवालय विचार करेगा। आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस ओम बिरला को पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है।
उन पर आरोप लगाया गया है कि वो सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वो सत्ता पक्ष के सदस्यों को पर्याप्त समय सदन में बोलने के लिए देते हैं, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है और बार बार और अनावश्यक रूप से उन्हें रोका टोका जाता है। इसमें 2 फरवरी और 3 फरवरी का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। खबर है कि ओम बिरला ने खुद ही सचिवालय को निर्देश दिए हैं कि नोटिस की जांच में तेजी लाई जाए। हालांकि इस प्रस्ताव के ये देखिए ये जो नोटिस दिया गया है, हालांकि ये सिग्नेचर्स देखिए, तमाम सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे। इस प्रस्ताव के पारित होने के मौके कम हैं। ये आप जान लीजिए कि सत्ता पक्ष विपक्ष जो है खासकर वो इसे शायद पास न करवा पाए, ये प्रस्ताव गिर जाए। लेकिन फिर भी बहुमत चाहिए उसके लिए, जो विपक्ष के पास नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि ओम बिरला के से पहले कुल 3 लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं इतिहास में, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ भी ये प्रस्ताव पास नहीं हो सके हैं। देश में किसी स्पीकर के खिलाफ सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ दिसंबर 1954 में लाया गया था। देख लीजिए, पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ आया था। उसके बाद 1966 में दूसरी बार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था। और तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार 1987 में, उसको भी स्क्रीन पर ले आइए, तीसरी बार 1987 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और अब चौथा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया है। नियमानुसार अब 14 दिन के बाद उस प्रस्ताव का परीक्षण होगा, जब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं करेंगे। बिरला के खिलाफ पेश 3 पेज के इस नोटिस में पहला हस्ताक्षर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल का है, जबकि दूसरे स्थान पर जो सिग्नेचर है वो द्रमुक डीएमके के टीआर बालू का है और फिर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव का सिग्नेचर है। ये जो सिग्नेचर्स हैं उसमें आपको बता रहा हूं। बहरहाल ओम बिरला इस अविश्वास प्रस्ताव से बच भी जाएं, तब भी मोदी सरकार विपक्ष के हमलों से नहीं बच सकती है। आज अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, वो भी जरा सुन लीजिए। अमेरिका ट्रेड डील यहां क्यों ला रहा हूं वो भी समझेंगे बाद में, लेकिन सुन लीजिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट, और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले
आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है। और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं। शायद सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, तो जनता भाजपा से ये भी जानना चाह रही है कि 0 बड़ा है या 18, क्योंकि 0% बनाम 18%। हमारे देश को अगर हम कुछ इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से तो 18% टैरिफ देना होगा, जबकि हम एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को तो 0%, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, टैरिफ कुछ भी नहीं। तो 0 बड़ा है या 18? और कैसे आपने देश को गिरवी रख दिया है, स्वदेशी का गान गाते गाते आपने देश को कैसे गिरवी रख दिया है, ये सारी बात यहां कहते हुए आज जब बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई, गतिरोध थोड़ा खत्म हुआ इसलिए क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आखिर फाइनली ओम बिरला के खिलाफ ले आई कांग्रेस पार्टी, विपक्ष ले आया, तो फिर गतिरोध पर थोड़ा सा विराम और इसके बाद चर्चा की शुरुआत की थी शशि थरूर ने, और उनके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ी और तीसरे नंबर पर आए अखिलेश यादव अपनी बात रखने के लिए। यह साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दूसरे मामले में फंसते ही जा रहे हैं और संसद का बहुमत भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। जी हां, संसद का बहुमत भी नरेंद्र मोदी की रक्षा यहां नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक किताब, एक भाषण, कुछ शब्द जो यहां राहुल गांधी कहना चाहते थे उससे ऐसे डरे कि वो बाहर हो गए, वो आए ही नहीं। महिला सांसदों को ढाल बनाने की कोशिश हुई। एक तरफ जहां कांग्रेस की महिलाओं ने चिट्ठी लिखी तो आज भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिख डाली। तो ये सब कुछ चल रहा है और इन सब के बीच आखिर क्या छिपा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और बहुमत के बाद भी क्यों उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार को इस बार विपक्ष पूरी तरह पस्त कर देगा। और ओम बिरला सदन से आउट हैं, 3 दिन और चलना है संसद की इस कार्रवाई को, उसके बाद यानी 13 फरवरी तक, इसके बाद 9 मार्च से शुरुआत होगी और 9 मार्च से जब शुरुआत होगी तो बहस होगी ओम बिरला के ऊपर, और उस बहस में बहुमत नहीं है विपक्ष के पास, भले वो गिर जाए यह अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन इतना तय है कि जो 3 पूर्व स्पीकर्स हैं उनमें चौथा नाम अब जुड़ गया ओम बिरला का। और जब भी इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा, जब शोधार्थी जो है, शोध करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो जब रिसर्च करेंगे कि किन किन लोगों के खिलाफ, किन किन अध्यक्षों के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया, तो उसमें चौथे नंबर पर नाम ओम बिरला का भी आएगा। यानी एक काला धब्बा तो जरूर दिखाई देगा। चलिए इसी काले धब्बे को और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है संसद के अंदर, और उस किताब की कहानी को भी समझेंगे कि उस किताब की आग, उसकी आंच यहां तक पहुंच गई कि नरेंद्र मोदी छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, और पेंगुइन क्यों आ रहा है सामने, दिल्ली पुलिस को इस काम में क्यों लगाया गया, सब कुछ समझते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अनिल कुमार सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमलिंदु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले शकील जी, बहुत ही गहमा गहमी वाला दिन आज, फाइनली अविश्वास प्रस्ताव के लिए ये जो चिट्ठी है, इनको ओम बिरला को हटाने की चिट्ठी आखिर आज स्वीकार कर ली गई। स्वीकार करने में भी कोई अड़ंगा आया था क्या, और
के सुरेश ने, जहां तक जो खबर है आप बेहतर बताएंगे, इस चिट्ठी से पहले की कहानी और चिट्ठी से बाद की कहानी ये जरा बताइए, फिर आएंगे हम नरवणे साहब और पेंगुइन इंडिया पे भी। पहले लेकिन ओम बिरला पे। आज लेटर लोकसभा सचिवालय को दे दिया गया है। करीब 123 लोकसभा सदस्यों के उसके ऊपर साइन है, जिनमें कांग्रेस है, डीएमके है, समाजवादी है। टीएमसी ने साइन नहीं किए हैं उसके ऊपर। टीएमसी ने अपना एक अलग स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश की है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टीएमसी साइन करती है कि नहीं करती। हालांकि सुबह जब फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी तो उसमें टीएमसी शामिल थी। खैर, तो 9 मार्च को जो सेकंड पार्ट बजट सेशन का शुरू होगा, उसमें पहले दिन ही इस पे चर्चा शुरू होगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उसमें नहीं बैठेंगे चर्चा में। आज भी जैसे ही प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय पहुंचा, उसके बाद से लोकसभा अध्यक्ष ने अपने आसन पर नहीं बैठे। देखिए, इसमें जो है क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन जैसा हमने कल कहा था कि विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार है ये, और ये विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ नहीं लाया है। ये उसके हमलों का निशाना प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। मोदी जी ने ही ओम बिरला को सामने लाके खुद को बचाने की कोशिश की है, और ये बात सब जानते हैं, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी और सब जगह। कांग्रेस ने तो बोल भी दिया, प्रियंका ने भी बोला, राहुल ने भी बोला, सबने बोला कि ये प्रधानमंत्री का डर था, वो राहुल का सामना करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को बीच में डाल के उनसे ये कहलवाया। देखिए, होता क्या है, ये रिमूवल का प्रस्ताव होता है, ये इसको जो तकनीकी भाषा है उसमें अविश्वास नहीं कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को रिमूव करने का। इससे पहले धनखड़ पे लाए थे, आपको याद होगा, धनखड़ का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया था। जो उप डिप्टी चेयरमैन है वहां पे, उन्होंने उसको रिजेक्ट ही कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद धनखड़ भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। उससे पहले पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लाया गया था। क्या हुआ, 2023 में लाया गया था, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी 240 पे रुक गए। तो ये एक नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव लड़ाई होती है, और ये जो लड़ाई होगी इसमें मोदी जी के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि मोदी जी इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो ये प्रस्ताव जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ने तय कर लिया है कि वो जो डिस्कशन होगा इसके बारे में चेयर पे नहीं बैठेंगे। डिसीजन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो चेयर पे नहीं बैठेंगे। तो ये तो रूल है शकील अच्छा जी। डिसीजन, शकील जी, ये वो अब चूंकि अब वो आरोपी हैं, एक तरह से देखिए तो वो आरोपी हैं, और इसलिए तो रूल है कि वो नहीं बैठेंगे। ये उनकी उसमें कोई ऐसा मर्जी नहीं, उसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी। ऐसा जो है उसमें लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है। इसको आप परंपरा कह सकते हैं, इसको आप एक चलन कह सकते हैं। तो ये जो है दर्शकों को बताने के लिए जरूरी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दर्शकों को यह बात बताई जाना चाहिए कि वो जो है इस दौरान आसन के ऊपर नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, जो जनरल नरवाने ने ट्वीट किया है, इसकी उम्मीद सुबह ही थी। जब पेंगुइन से आपने लिखवा लिया, पेंगुइन से आपने करवा लिया, तो आप जनरल नरवाने से भी करवा सकते हैं। लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये है कि क्या किसी ने ये बोला कि टैंक नहीं बढ़ रहे थे भारतीय सीमा में? क्या किसी ने ये बोला कि 2.5-3 घंटे तक जनरल नरवाने इंतजार करते रहे और उसके बाद उनसे कहा गया कि जो उचित लगे करो? इशू ये है अनिर्णय का कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो है चीन के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में क्यों अनिर्णय का शिकार है। और केवल चीन के मामले में नहीं, अमेरिका के मामले में भी। अमेरिका से आज उसने फैक्ट शीट इशू करी है अमेरिका ने। हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, फैक्ट शीट वो इशू कर रहा है।
पहले डील वो बता रहा था और उसने फेक शीट इशू की है और उसमें लिखा है कि दालें भी जाएंगी। अभी तो देखिए अब क्या क्या आने वाला है। तो अमेरिका के मामले में भी अनिर्णय के आप शिकार हो। आज तक आप नहीं बोले कि क्या है डील में, क्या नहीं है। जीएम क्रॉप्स आएंगी, दालें आएंगी, यानी कि कृषि उत्पादन आएंगे, जिसको आप कह रहे हो कृषि उत्पादन नहीं आएंगे। और यहां तक कि आप पाकिस्तान के मामले में भी अनिर्णय के शिकार हो। सीज फायर उन्होंने कहा, आपने सीज फायर कर दिया। और किस वक्त? उस निर्णायक वक्त पे जब हमारी सेना जो है बढ़त लिए हुए थी। तो ये जो इशू है राहुल गांधी ने उठाया है, वो इशू है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक अनिर्णय के शिकार है, जिसका नुकसान राष्ट्रीय हितों को उठाना पड़ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को उठाना पड़ रहा है। देखिए राहुल ने क्या कहा था उस दिन जब उन्होंने इशू उठाया, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे अभिभाषण पर। उन्होंने क्या कहा था? पूरी सेना को मालूम है, जवानों को मालूम है। यह इशू है कि क्या सेना को ये सारी घटना नहीं मालूम? आप इससे क्या होगा? क्या पेंगुइन से कुछ भी करवा लो, आप जनरल नरवाणे से करा लो। किताब राहुल के हाथ में है, किताब का कोई उद्धरण देना किसी भी तरह से कोई अपराध नहीं है। और मान लीजिए किताब नहीं है, किताब है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है किताब का। जनरल नरवाणे का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जनरल नरवाणे आज अपने को उस स्थिति में ले आए हैं। राहुल ने कहा था कि मैं जनरल को सही मानता हूं, लेकिन जनरल भी वही भाषा बोलने लगे। तो आप ये भी मान लीजिए कि पूर्व आर्मी चीफ का भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्या चीन के टैंकों के बढ़ने की घटना सही है या नहीं? उस वक्त जो भारतीय सेना थी, उन्होंने जो महसूस किया कि 1 किलोमीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, हम क्या करें, वो उनकी परेशानी सही है कि नहीं, और जो जवाब दिया गया था वो जवाब सही है कि नहीं, जो उचित समझो वो करो। मूल मुद्दा यह है कि क्या आपने 2.5 घंटे पहले ही बोल दिया था, फर्स्ट कॉल के ऊपर आपने जवाब दे दिया था, ओके जाइए गो अहेड? नहीं, आप 3 घंटे तक, 2.5 घंटे तक आप क्यों अनिर्णय के शिकार रहे? तो ये जो है सबसे बड़ा इशू है कि जो आपने राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता किया। इसलिए नरवाणे का जो ट्वीट आया है, पेंगुइन का जो आया है, या जो होगा, या एफआईआर होगा, 36 मुकदमे चल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, एक और चल जाएगा। लेकिन इसमें है क्या? इसमें आप देखेंगे अंत में कुछ भी निकल के नहीं आएगा। राहुल कहते हैं मेरे पास किताब है, राहुल कहते हैं उस किताब से और उस मैगजीन से, अब यह मैगजीन से कहलवा देंगे क्या? हाँ, जनरल साहब ने कह दिया, हमें लगता है मैगजीन नहीं कहेगी। कह भी सकती है, कोई इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता आज की तारीख में, कौन क्या कह दे। पुलिस वाले ये दावा करते हैं कि हमारे हाथ में आप किसी को भी सौंप दो, तो कोई अगर पुरुष होगा तो हम उससे कहलवा देंगे कि वो औरत है। पुलिस वाले अपने इंट्रोगेशन में कहलवा सकते हैं। तो आज की तारीख में वही स्थिति है, आप किसी से कुछ भी कहलवा सकते हैं, लेकिन उससे जो सच्चाइयां हैं वो नहीं बदल जाएंगी। और राहुल का ये जो सवाल है कि क्या पूरी सेना को नहीं मालूम, क्या हमारे जवानों को नहीं मालूम, और उनके ऊपर, उनके मनोबल पर इसका क्या असर पड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, किताब की आंच यहां तक पहुंची कि ओम बिरला का नाम उन 3 और पूर्व लोकसभा अध्यक्षों के साथ जुड़ गया जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था इतिहास में। लेकिन अब यहां से क्या कुछ आपको दिखाई देता है? गतिरोध समाप्त तो होता हुआ तो दिख गया, क्योंकि आज बजट पर चर्चा होने लगी, लेकिन साथ साथ यहां नरेंद्र मोदी जिस ढाल की कोशिश में बने हुए हैं, लगे हुए हैं, क्या वो ढाल उनके लिए उनको सुरक्षित रख पाएगा? ये जरा बताइए। तो ये क्या इस पार्लियामेंट की मौकरी है कि जो सरकार चीन की सेना को नहीं रोक पाई, वो एक किताब को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा रही। और एक लेखक के रूप में और एक बुक प्रोफेशनल के रूप में मेरा एक अपना मानना है कि जिस देश में किताब उन्मुक्त है, उस देश में ही लोकतंत्र उन्मुक्त है। किताब लोकतंत्र की प्रतीक होती है। कौन सी किताब कौन पढ़े, किस लेखक को पढ़े, किस भाषा में पढ़े, ना पढ़े, आधी पढ़ के छोड़ दे, ये पूरी छूट एक किताब ही देती है। एक किताब इतनी खूबसूरत होती है
कि इधर गांधी रखा हुआ है उसी स्टॉल पे और उसके बगल में गोडसे रखा हुआ है, जी। इधर चे गुवेरा रखा, इधर सावरकर रखा है, लेकिन वो आपस में नहीं लड़ते। एक किताब एक लोकतंत्र की प्रतीक है। जो सरकार एक किताब को रोकने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र के मार्ग को बाधा पहुंचा रही है। सौभाग्य से आज दिन में मैं उस पत्रिका कैरावान के संपादक के साथ में था, उनकी पूरी टीम के साथ में मैंने कुछ घंटे बिताए हैं। तो शकील साहब को मैं निश्चिंत कर दूं कि वो लोग नहीं पलटने वाले। मैं आज दिन में वहीं पे था। अब आप देखिए कि इसके अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, राहुल जी ने तो ट्वीट दिखाया है, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, दिल्ली और मुंबई के कुछ बुक शॉप पे वो किताब पहुंच गई थी इन फिजिकल फॉर्म, दैट वाज सोल्ड आउट, बिक गई। अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने इसको वापस ले लिया। आप मुझे बताइए कि किसी बुक शॉप में कस्टमर आए और 100 किताब खरीद के अलग अलग 100 लोग ले गए, क्या किसी बुक शॉप के पास ऐसा तंत्र है कि वो ग्राहक से वापस ले लेगी किताब? देखिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि राहुल गांधी और उस पत्रिका को घेरने के लिए दिल्ली पुलिस के कार्रवाई को आप सामान्य मत समझिए। वो लोग, जो मेरी जानकारी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जिसको 2021 में और कड़ा किया गया था, उसकी धारा 3 और 5 के अंतर्गत तहत मुकदमा कायम कर रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये धारा 3 और 5 है, ये 14 साल की सजा वाली है और उसको इस प्रकार से किया जा रहा है कि जो सेना से जुड़े हुए जो गोपनीय चीजें थी उसको इस जरिए से बाहर लाया गया, जिससे देश की जो स्थिरता है उसके ऊपर। नहीं तो ये किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ? ये जो मेरी जानकारी है, ये मैगजीन के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी पूरी किताब लेके आए हैं। ये लेकिन एक बात बताइए पंकज जी, ये किताब अगर अवेलेबल था पहले ये किताब अवेलेबल थी ना मार्केट में? ये बुक शॉप में थी। बुक शॉप में थी ये किताब? जब ये किताब अवेलेबल थी तब तो आप और हम गए बुक शॉप, किताब अगर मिल रही है हमने खरीद लिया, किताब खरीद ली हमने और ले आए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? यही तो इसके अंदर जो देखिए हो क्या रहा है कि पब्लिशर की उसके अंदर भूल है कि जब इस किताब को अप्रूवल नहीं हुआ था। हालांकि ऐसा होता है कि जब कोई भी बड़ी किताब का लॉन्च होता है तो ये मान लिया जाता है कि किताब की सामान्य रूप से चीज होगी वो क्लियर हो जाएगी, और इतने बड़े आदमी की किताब है, हु केयर अबाउट इट, हम लोग उसकी तैयारी करके रख ले। क्योंकि क्या होता है कि एक तो डिजिटल किताब छपती है, आप 10 कॉपी छाप लो, और इतनी थोक में किताब छापनी होती है तो आपको वेब ऑफसेट पे ही छापनी होती है, इसके अंदर 3000 5000 कॉपी तैयार होती है। और कोई भी पब्लिशर होता है वो एक डेट के पहले अपने नेटवर्क की जो किताबें हैं उसकी प्री बुकिंग करने लगता है, स्टोर्स पे किताबें पहुंचा देता है। स्टोर्स पे उनका ये कहना होता है कि आप जब तक अप्रूवल ना हो तब तक उसको आगे ना रखें, लेकिन क्या होता है कि उत्साही लाल लोग होते हैं या लापरवाही में या जिसको भी आप मान लें वो लोग आगे रख देते हैं। तो ये सब हुआ है इसके अंदर। और क्योंकि अब इस मसले में सरकार बुरी तरीके से फंस गई। तो शकील साहब ने बोला कि मसला ये नहीं कि नरवणे की किताब की प्रकाशन की अनुमति थी कि नहीं थी। हमारे सामने सवाल है कि जो व्यक्ति अपने आप को 56 इंच का बता के कह रहा है पूरी दुनिया मेरे इशारे पे नाचती है, सब मेरी बात मानते हैं, विश्व गुरु हो गए हैं, वो विश्व गुरु जो है जो उचित लगे वो करो बोलने के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे इंतजार करता रहा। वो सवाल भी आप हमारे सामने खड़े हुए हैं कि कैसे 42 बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त मोदी की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता हूं, बार बार वो कह रहे हैं कि
उसका समझौता, उस युद्ध को, उस ऑपरेशन सिंदूर को तो मैंने रुकवाया। तो ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के बाद में नरवणे की किताब आपको बताएं अकेले चाइना नहीं है। उस किताब के अंदर अग्निवीरों की भर्ती, अग्निवीरों की सैलरी को लेकर, परमानेंट स्टाफ 25% से बढ़ाने को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, जो पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर है, जो उन्होंने उसके अंदर बताया कि किस तरीके से इन प्रकार के कामों से भारतीय सेना का अकेले जो स्ट्राइकिंग पावर है वो नहीं कमजोर हो रहा है, मनोबल भी कमजोर हो रहा है। क्योंकि चाइना का मसला चूंकि ऐसा था कि जून में गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद होते हैं, और ये घटना उसी साल अगस्त की है जी, जिस समय हमारी सेना को बहुत सतर्क होना चाहिए था उस फ्रंट पे, जिस फ्रंट पे इतना बड़ा हम हानि खा चुके थे। और कोई यदि देश आर्टिलरी लेकर, टैंक्स लेकर हमारी सीमा में घुस रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल नहीं है, वो आपकी जमीन में कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, पैदल सैनिकों के साथ में गश्त होना, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह है, चाइना के तरीके बॉर्डर्स पे चलता रहा है। लेकिन टैंक लेके जब कोई आदमी घुस रहा है, इसका मतलब है कि वो प्लान से, तरीके से आ रहा है, और अकेले सिपाही लेवल का डिसीजन नहीं है वो। और शकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मसला ये बिल्कुल नहीं है कि किताब है नहीं है, किताब में क्या लिखा है उसकी अनुमति ये नहीं है, किताब कानूनी रूप से आई कि गैर कानूनी रूप से आई। आप कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो बड़े से बड़ा नेता है वो ये तो नहीं बोल रहा है कि किताब में ये सब चीजें नहीं लिखी हैं या ये सब कुछ नहीं हुआ है। मसला यहां पर यह है, और दुर्भाग्य है कि अपनी पीठ बचाने के लिए, चाइना से अपनी नाक बचाने के लिए आप एक किताब के ऊपर एक अपना बिल फाड़ रहे हो। और देखिए, नरवणे जी के साथ में बड़ी समस्या है। नरवणे जी यदि ओएस एक्ट के अंदर, ओएसए में, इसमें कहीं भी फंस जाते हैं तो उनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। और जाहिर है कि यह सरकार एक बड़े स्तर पर ब्लैकमेलिंग की सरकार है। ये लोगों को ब्लैकमेल करना और लोगों को डरा धमका कर अपने मन मर्जी का काम कराने के लिए कुख्यात सरकार है। तो ये तो हो नहीं है। इसमें मैं ओम बिरला जी का बारे में आपको एक क्यों बताऊं। सन 2020 में भी विपक्ष लामबंद था इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को, लेकिन उस समय भी ममता बनर्जी की पार्टी ने गड़बड़ की थी और वो प्रस्ताव को साकार रूप में नहीं आ पाया था। यह चीज और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इसके अंदर एक नियम है, इनको यदि पद से हटाना है तो कुल उपस्थित सदस्यों का आधे से एक वोट अधिक होना जरूरी नहीं है, कुल सदस्यों का, यानी वो उपस्थित हो चाहे ना हो, वो जरूरी होता है। और इस प्रस्ताव के स्वीकार करने और जांच में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये प्रस्ताव जो है तकनीकी रूप से गलत हो गया है। जो इनको हटाने को चिट्ठी दी गई है उसमें सभी तारीख में 2026 की जगह 2025 उसको सुधार के दे दिया है, उसको सुधार दिया है, सुधार के दे दिया है, वो ठीक जी, हाँ, सुधारने के बाद उसको स्वीकार किया। हाँ, एक तकनीकी प्रस्ताव एक ऐसा चीज था जिसके अंदर, क्योंकि ये लोग धूर्त लोग हैं, ये लोग इसी को मुद्दा बना सकते हैं। वो मेरी जानकारी में नहीं था कि उसको सुधार के दिया गया है। दिया जी, तो ये हो गया है। फिर तो इसमें तकनीकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जाहिर है कि हेड काउंट्स एक अलग मसला होगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इस रिमूवल प्रपोजल पे भी जब बातचीत होगी तो सदन में चर्चा का स्तर इतना घटिया होगा, सड़क छापो गलीज होगा, निशिकांत दुबे से ज्यादा घटिया लोग आएंगे और वो केवल कीचड़ उछालेंगे। मैं आज अखिलेश यादव का जो अभी हम क्लिप चला रहे थे भाषण की बजट पे, चुटीला है, तीखा है, लेकिन क्या खूबसूरती से बोला उन्होंने जी।
इस तरीके की चर्चाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं है। वो सड़क छाप, घटिया, डाइवर्टेड, परवर्टेड माइंड के लोग हैं। तो कोई बहुत हमको उम्मीद तो नहीं है कि इसमें कुछ होगा, क्योंकि किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए। फिर ममता बनर्जी का खेल अपना चलता रहता है। ममता बनर्जी और केजरीवाल दो ऐसे लोग हैं कि जब जब राहुल गांधी किसी मुद्दे को गर्म करते हैं, चर्चा में आते हैं, ये दोनों लोग हेडलाइन लूटने के लिए, लाइमलाइट लूटने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। काला कोट पहन के कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी, चिल्लाने लगेंगी, केजरीवाल अपने तमाशे करने लगेंगे। तो ये इन दोनों के जो बैटरी में जो सेल पड़े हैं वो रेशम बाग नागपुर के हैं, तो इन पे ज्यादा भरोसा नहीं। यहाँ पे पंकज जी, यहाँ पे मामला ममता बनर्जी का फंसा हुआ है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग लेके आए, इम्पीचमेंट लेके आए। उसके लिए इनकी बातचीत कांग्रेस पार्टी से चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। बातचीत अभिषेक बनर्जी का अभी से थोड़ी देर पहले बयान आया है। उस बयान में अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और हमने पहले ही समान विचारधारा वाली पार्टियों से बात कर ली है और प्रक्रिया जारी है। यदि आप पक्षपातपूर्ण और पक्षपाती तरीके से काम कर रहे हैं तो महाभियोग प्रस्ताव लाना अंतिम उपाय है जो हम लोग कर रहे हैं और हमारी लगभग बातचीत पूरी हो गई है। यहां पर मौखिक तौर पे कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है और इधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस मसले पे, मतलब टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव पर ओम बिरला के खिलाफ इनको समर्थन दे दिया है। यानी दोनों तरफ गिव एंड टेक वाला मामला है। तो ये वो मामला 2020 वाला जो आप कह रहे हैं वो कहानी यहां रिपीट होते हुए दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात, हमारे कुछ एक साथी, जी बिल्कुल, कुछ एक साथी ये भी पूछ भी रहे हैं, कुछ एक साथी की वो जैसे आपने बताया भी कि 2 फरवरी 2026 की जगह 2 फरवरी 2025 लिखा गया था 3 पैराग्राफ में अलग, फिर 3 फरवरी 4 फरवरी 3 अलग अलग दिनों के जो वहां पर ब्यौरा दिया गया है इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो नोटिस थमाया गया आज, उस नोटिस में उसमें टाइपिंग एरर के रूप में 2025 लिख गया था, लेकिन उसको बाद में विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने उसको सुधार कर दूसरा दिया है और सबके सिग्नेचर हैं, 118 सांसदों के उस पर सिग्नेचर हैं और उसको स्वीकार कर लिया गया। ओम बिरला ने कहा है कि इसकी जांच, जो भी इसकी प्रक्रिया है, इसको पूरी कीजिए और तब तक मैं नहीं रहूंगा, यानी आसंदी पे वो नहीं बैठेंगे। बहुत अच्छी बात है। शकील जी ने बताया कि ये नियम तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी कद्र करते हुए लोग उस पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो खुद आरोपी हैं। अच्छी बात है, वो नहीं बैठेंगे और इतनी उम्मीद की जानी चाहिए ओम बिरला से, क्योंकि उनको जो कुर्सी मिली है वो कुर्सी कहीं ऊंची है, कहीं ऊंची, बहुत ऊंची कुर्सी है। उस कुर्सी की कद्र तो होनी चाहिए। लेकिन आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। जी पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं। पंकज जी मैं आप एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए हर समय लोकसभा में उपाध्यक्ष होता था और इस परंपरा को भी इस मोदी सरकार ने नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। इसलिए 2 बार से कोई उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं किया, जबकि इन्हीं परिस्थितियों को लेकर उपाध्यक्ष हुआ करता था। पीठासीन अधिकारी तो होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का जो पद होता था वो डिप्टी स्पीकर, वो इसीलिए पर्पज के लिए रखा जाता था। जी बिल्कुल, 2 बातें पैरेलली चल रही हैं। ओम बिरला साहब जैसे सामने आते हैं, अनिल जी, ओम बिरला साहब जैसे सामने आते हैं तो नरवणे साहब भी आ जाते हैं साथ में। नरवणे साहब की किताब सामने आ जाती है। नरवणे साहब की किताब का जिक्र करते हैं हम तो पेंगुइन इंडिया सामने आ जाता है, जो पब्लिशर है। और इन सब पे अभी जो खिचड़ी पक गई है, इतनी पक गई कि वो ओम बिरला साहब इतिहास में दर्ज हो गए हैं। वो रहेंगे जाएंगे, ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि एक काला धब्बा तो उनके नाम के साथ लग गया है। अभी सचिन पायलट ने इसी पे अपनी बात रखी है, जरा सचिन पायलट को सुन लेते हैं, फिर अनिल सिन्हा जी आपके बयान को, आपके वक्तव्य को जरूर सुनना चाहेंगे हम इस पर, आपके विश्लेषण को, वक्तव्य बयान नहीं, विश्लेषण को, सही शब्द विश्लेषण सुनना चाहेंगे आपसे। जरा सुनते हैं पहले यहाँ सचिन पायलट को। कंट्रोवर्सी कहाँ है मुझे बताइए। जिस किताब की बात हो रही है उस किताब के लेखक कौन है? उस किताब के लेखक वो हैं जिनको इसी सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया। उन्होंने, आर्मी चीफ इस देश का बहुत माना हुआ पद है। वो व्यक्ति अगर कुछ बात लिख रहे हैं या कह रहे हैं
तो उसको बैन करना, एफआईआर कर देना, पब्लिश नहीं होने देना, उसकी चर्चा ना होने देना, किस बात को छुपाना चाहते हैं? और राहुल गांधी जी अगर उस किताब में लिखा हुआ कुछ अंश उसका विवरण कर रहे हैं या उसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो कोई ऐरे गहरे व्यक्ति तो है नहीं, इस देश के आर्मी के चीफ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखा है किताब में तो उस पर चर्चा करने से, संवाद करने से क्यों सरकार घबराती है? अगर सरकार को लगता है गलत लिखा है तो खंडन कर दे, सही लिखा है तो स्पष्टीकरण दे दे, लेकिन हाउस ना चलने देना, उनको बात अपनी रखने न देना, ये कैसे? प्राइम मिनिस्टर हमेशा डिबेट का जवाब देते हैं, डिबेट विपक्षी नेता करते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो जवाब किस बात का देंगे? चर्चा का मतलब क्या होता है? संवाद हो, अगर आपको कुछ आपत्तिजनक लगे आप उसको एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन बोलने ना दिया। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई वो आर्मी चीफ हैं और अपनी पूरी बात यहां रखते हुए, इस बीच एक जो पंकज जी आपकी बातों को थोड़ा सा अभिषेक बनर्जी यानी टीएमसी ने थोड़ा और क्लियरिफाई करने की कोशिश की है। अभी एक बाइट आई है अभिषेक बनर्जी की जो कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे हम भी साथ हैं। जरा सुन लेते हैं बाइट को। वो कह रहे हैं कि कल ही हमने स्पष्ट कर दिया था, फिर उनकी बाइट सुनते हैं, पहले मैं बता देता हूं। कल भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि सभी टीएमसी सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन हमने उन्हें सुझाव दिया था कि सांसदों के निलंबन, विपक्ष के नेता को बोलने न दिए जाने, महिला सांसदों पर झूठे आरोप लगाए जाने और अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने जैसे मुद्दों पर हमने कहा था कि सबसे पहले हमें स्पीकर के विरोध में पत्र लिखना चाहिए जिस पर सभी विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हों और हमें स्पीकर को 2-3 दिन का समय देना चाहिए। अगर स्पीकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने का विकल्प हमेशा खुला है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद अब आगे यहां पर उनकी बात भी सुन लेते हैं फिर अनिल जी आपके पास, क्योंकि विपक्ष किस दिशा में जा रहा है और कितना एकजुट है, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। सुनते हैं पहले। देखिए, नो कॉन्फिडेंस स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, ये कल भी हमने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे, लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो एंड द चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है, आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो, चिट्ठी देके वो उनको क्लियर कर दो। लेट इट बी इनकम्बेंट ऑन द स्पीकर टू एक्ट ऑन दोज 4 पॉइंट्स दैट इज बीइंग रेज्ड बाय आईएनसी, and if the speaker doesn't act, then we will all unitedly move a no confidence against the speaker, no problem. Abhishek sir, आपने क्या सुझाव दिया? What was the Congress reply? What did the Congress reply? वो आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस क्या करेगी उस मेरा सुझाव के ऊपर, वो आप कांग्रेस से पूछिए। मेरा क्या सुझाव था मैं आपको बोल सकता हूँ, आप मेरे से प्रश्न किए, उत्तर तो मुझे देना है। तो सुन रहे थे यहां पे अपनी बात रखते हुए, लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, अब दूसरी तरफ ममता बनर्जी चाहती हैं कि इम्पीचमेंट लेकर आए हम ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के खिलाफ, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो इनको कांग्रेस का साथ चाहिए, तो यहां भी कांग्रेस के साथ जाना होगा।
ये बात यहां पे आती है ओम बिरला के सामने। ओम बिरला की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी तक जो आंकड़े हैं अनिल जी उस हिसाब से। लेकिन इतना है कि ओम बिरला के कारण यहां विपक्ष एकजुट होता हुआ खासकर नेशनल लेवल पे दिखाई देता है। ओम बिरला की कहानी आपकी जुबानी। ओम बिरला के बारे में मैं इस बार कहूंगा क्या कि ओम बिरला ने नरेंद्र मोदी को फंसाया है। नरेंद्र मोदी मतलब एक दूसरे को फंसा दिया उन्होंने, क्योंकि ओम बिरला ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट मुझको लग रहा है क्या कि उन्होंने जिस तरह से दिया कि करने वाले थे और हमारी बात मान ली, वो बचाने के लिए उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने एक्सपोज कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है लोकसभा में कि प्रधानमंत्री जो है विपक्ष के हंगामे की वजह से भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जो है जो उन पर एक ही नाम गिनती होगी जो भाग गए, और ये उन्होंने दर्ज करा दिया। तो मुझको नहीं लग रहा है क्या कि ओम बिरला उनकी कोई मदद कर रहे थे। ओम बिरला ने उनको एक्सपोज कर दिया और अपनी मतलब जिम्मेदारी लेकर के अब खुद पे वो और ज्यादा एक्सपोज कर दिया प्रधानमंत्री को। कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते थे, मुझको मालूम नहीं कि क्या करते, लेकिन एक में दूसरा में एक और चीज शकील जी तो वहां कवर कर रहे हैं, उनको ध्यान में आएगा। वो जिस दिन ये नरोने वाली मुद्दा जिस समय आ रहा था, कोशिश की ये मतलब जब रख रहे थे राहुल गांधी, तो साफ साफ डिमांड कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह कि इनके खिलाफ रूल 389 मेरे ख्याल में के तहत कार्रवाई की जाए। ओम बिरला ने वो नहीं किया और उन्होंने एक्सपंज भी नहीं किया जो उनके कहे हुए को कि ये नहीं जाएगा कार्यवाही में। ये दोनों संकेत जो है इस बात के हैं कि प्रधानमंत्री को बचाने में रुचि जो है बहुत सारे लोगों की नहीं है बीजेपी में। मैं आप बता रहे हैं क्या कि इंडिया यूनाइटेड अलायंस है या नहीं, मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी डिवाइडेड है। आप उसके बाद देख लीजिए राज्यसभा में जो भाषण हुआ 30% से ज्यादा बीजेपी एमपी ये क्या कहते हैं मेज नहीं थपथपा रहे थे। उनके जो प्रलाप आप कह सकते हैं अनर्गल प्रलाप हिंदी में, उस पर जो है नहीं उनको एंडोर्स कर रहे थे। और दो लोग पीछे बैठे हुए थे, ये क्या कहते हैं किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह, वो दोनों को एक बार भी मैंने मतलब हंसते नहीं देखा, मतलब मुस्कुराते नहीं देखा। एक आध बार बहुत मुश्किल से किया हो, और दोनों ने मेज भी नहीं एक आध बार ही थपथपाई। कोई एंडोर्स नहीं कर रहा है। अभी वो बीजेपी में एनडीए में सबसे अनपॉपुलर आदमी है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अखिलेश ने कही कि लोग समझ रहे हैं कि आपका यूएस डील क्या है। और जहां तक ये टीएमसी वाला मसला है, वो टीएमसी के मसले पर मैं तो यही कहूंगा कि टीएमसी का प्रॉब्लम है, जो मैं पंकज जी से सहमत हूं इस मामले में। तो टीएमसी ने मतलब ऑलवेज वो कांग्रेस के खिलाफ काम करती है और बीजेपी की मदद करती है। आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ के मामले में जो इलेक्शन जो में उसने एब्सटेन किया था टीएमसी ने, और मतलब राष्ट्रपति इलेक्शन में भी उसका इसी तरह का रवैया रहा कि वो जो है उनका वो जो अलग अलग चलने का, अलग अलग क्यों चले भाई। और चलना यह है कि सिर्फ बंगाल में अपना कहते हैं कि अपने को ऊपर दिखाना है। और उनका अंडर, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि उनका अंडर हैंड डीलिंग है ये से ईडी या जो भी है उसका दबाव जो है उससे उसका तहत काम करती है वो, क्योंकि इसमें कोई इशू ही नहीं है। सारा विपक्ष साथ है और उसका कह भी रहे हैं कि वो लाना चाहिए। 3 दिन का क्यों देना चाहिए भाई, वो दिया नहीं क्या, कितने दिन के बाद लाया है। ये बात लोकसभा में बार बार उठाया, ओम बिरला के सामने उठाया, राज्यसभा में उठाया कि ओम बिरला ने क्यों नहीं मतलब क्यों उन्होंने ये नहीं दिया, और इस तरह का विपक्षी सांसदों पर क्यों आरोप लगाया। कोई उसका जवाब, कोई उनको टाइम नहीं दिया, ऐसा तो है नहीं। ये एक एक्सक्यूज है। और मुझको लग रहा है क्या कि टीएमसी को ये जो आप बार्गेन की बात कर रहे हैं कि उनको नरोने का लाना है,
ये उसके खिलाफ ईसीआई के खिलाफ लाने में उनका पूरा विपक्ष साथ रहेगा। वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बार्गेनिंग का सवाल नहीं है। जब ये क्या कहते हैं ईसीआई का मामला आया, सबसे पहले राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया जी। और वोट चोरी का मामला तो उन्हीं का उठाया हुआ। बिहार में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन चला, उन्होंने आंदोलन नहीं किया। और यहां भी बंगाल में भी स्ट्रीट पर टीएमसी को जिस तरह से आना चाहिए था, बीएलओ की सुसाइड हो रही है, आपका पूरा ये कर ईडी के मामले में लेकर के आई वो, लेकिन एसआईआर के लेकर के कौन टीएमसी ने स्टेट वाइड आंदोलन किया? मुझको तो नजर नहीं आता। बिहार में जैसे राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की वोट चोरी के खिलाफ, तो ये उनका प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम रहेगा। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, लेकिन टीएमसी के अंदर भी विपक्ष में पूरा दबाव है। मैं आपको बोल रहा हूं कि इवन बीजेपी में दबाव है। और यूएस डील के बाद तो यूएस डील में हमको लग रहा है कि हम जो अल्टरनेटिव मीडिया भी है उसको ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहा है। वो जो फैक्ट शीट आया है, वो तो फैक्ट शीट में लिखता है कि पहली लाइन है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया ट्रंप ने। इन्हें स्टेटमेंट, वो नाम नहीं, ज्वाइंट स्टेटमेंट कहीं सुना है कि एक आदमी का नाम हो? उसमें नहीं कहा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ इंडिया एंड ये क्या कहते हैं और मोदी एंड ट्रंप। वो पूरा डिटेल में वर्णन करता है। पहला स्टेटमेंट, पहली लाइन यही है, ज्वाइंट स्टेटमेंट ट्रंप ने ऐसा कहा। और उसका 50 जगह, मतलब हर जगह लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट, अमेरिकन पीपुल का इंटरेस्ट, कहीं नहीं वो ये मतलब ढांक छुप के भी कहता है भाई आपने थोड़ा सा पर्दा डालने का। वो भी पर्दा नहीं डाला कि ये म्यूचुअल बेनिफिट का है, ये जो है इंडिया और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद, एकदम नहीं। उसने कहा है कि हमने उनको रखा और उनको करना है। और सबसे जो बड़ी बात है उसमें नॉन मार्केट पॉलिसीज को भी डिसाइड करने की बात है। नॉन मार्केट पॉलिसीज का मतलब समझते हैं, पीएसयू से लेकर के क्या कहते हैं एनजीओ से लेकर के जो भी पॉलिसीज मार्केट को असर डालती है, लेकिन नॉन मार्केट में जिसकी जीडीपी में गिनती नहीं होती है, वो सारे नॉन मार्केट में आ जाते हैं। वो तो कह रहा है क्या, उसमें दो और भी पैरा है जिसमें कहता है लेबर, इन्वायरमेंट, ये सारे को जो फैसिलिटेट करने के लिए ये ट्रेड को जो भी जरूरत होगी उसको करेंगे, उस पर बातचीत जारी रहेगी। मतलब आपका इंटायर डोमेस्टिक पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट, लेबर और है उसमें, मैं ये दो ही नाम अभी ध्यान में आ रहा है, सारे पॉलिसीज, मतलब इंडिया का जो पीएसयू की पॉलिसी है, लेबर पॉलिसी है, एनवायरनमेंट की पॉलिसी है, वो कोई उस सबको ये करना है, रिवाइज करना पड़ेगा उसके हिसाब से। वो तो साफ साफ, वो तो पूरा ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आप देखिए क्या कहते हैं, जो जिस तरह से किया और इसका, दोनों में आपको कोई लैंग्वेज का फर्क नहीं मिलेगा। अभी तो मुझको लग रहा है कि ये किताब जो है, नरोने की किताब तो बांटना चाहिए और लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए दादा भाई नौरोजी की किताब, गांधी जी की किताब कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे और क्या कहते हैं कॉलोनियलिज्म से कैसे फाइट किया जाए। आप एक अमेरिकन कॉलोनी, वो बोल ही रहा है, उसका आप देखने रहे, वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आया, अपने यहाँ ट्रायल कर रहा है। उसके बाद वो कनाडा को कह रहा है कि हमारा कंट्री है, और ग्रीनलैंड को कह रहा है हमारा स्टेट है, मैक्सिको को कह ही चुका है। वो पूरा वो कॉलोनियलिज्म की पूरी घोषणा कर रहा है। और इंडिया को भी उसने बोला और बोल रहा है क्या कि इसने क्या कहते हैं, इन्होंने इसके लिए माना है और ट्रेड डील तो है भी नहीं। वो बोल रहा है कि जो बीटीए होगा। अनिल जी उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दूंगा। ये असली है। आपको पता होगा कि पलासी के युद्ध के पहले मीर जाफर और उसमें जो डील हुआ था, यही डील हुआ था, उसी टाइप का। हम लोगों को जो राष्ट्रीय आंदोलन है और भारतीय उपनिवेशवाद का इतिहास है, उसको भी याद करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है क्या कि जो डिबेट्स हैं वो यही जो अमेरिकी और हिंदुस्तानी जो बिकी हुई गोदी मीडिया के अखबारों के तरीके पे हो। एकदम आप पूरा वो जो फैक्ट शीट है आज, वो फैक्ट शीट में डॉक्यूमेंट ऑफ
ये है, मतलब जिसको आप कहेंगे क्या, सरेंडर नहीं, मतलब आपने अपनी सोवरेंटी को खत्म कर दिया है। उस सोवरेंटी को सीज करने का डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट पता नहीं, हमको आश्चर्य है यहाँ के इंटेलेक्चुअल और क्या कहते हैं जो इतने विद्वान लोग हिंदुस्तान में हैं, उनको कोई ये नहीं बोल रहा है सोवरेंटी खत्म। वो बोल रहा है लेबर के बारे में बात करेंगे, ये तो WTO की भी हिम्मत नहीं थी। और कैसा था देखिए मुल्क, कल तक 2014 के पहले, मैं कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन कमलनाथ का 2008 का स्टेटमेंट्स देखिए, वो बकायदा बात करता था दोहा राउंड के टॉक्स में, और बाहर आकर के बताता था कि यूएस से जो डील हो, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत नहीं दुनिया के तमाम गरीब मुल्कों का, गरीबों को भूखों मारना चाहती है। दीज आर द वर्ड्स, ये बोला, वो स्टेटमेंट है। उसके बाद कहा था कि नहीं, किसी भी हालत पे नहीं होगा, और 133 कंट्रीज इंडिया के साथ था, और उसमें G20 भी साथ था, और साथ में क्या कहते हैं ACP कंट्रीज भी साथ थे। पूरा वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहा था उस समय, जबकि कमलनाथ एक राइट विंग पॉलिटिशियन है, कॉर्पोरेट के आदमी है, मैं खुद ही उनका विरोधी हूं, लेकिन वो भी चूंकि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था, और यही वजह है कि जब 2008 में पूरा वर्ल्ड ध्वस्त हो गया, मेल्टडाउन जो मंदी आई थी, भारत बचा रहा, इसीलिए कि हमने अपने जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री, अपना जो एग्रीकल्चर है और अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्टेड रखा, वर्ल्ड मार्केट के सरेंडर नहीं किया। ये तो WTO का बाप बन गया। फैक्ट शीट आप देखिए, WTO को भी इतने स्ट्रिंजेंट जो है वो करने की हिम्मत, उनको भी कहना होता था कि म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल, वो कहता कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, अमेरिकन पीपुल के इंटरेस्ट में ट्रंप ये ऐसा कर रहे हैं, और अगर यही नहीं माना तो रशियन ऑयल अगर खरीदना नहीं किया तो 25% लगाए। एग्जीक्यूटिव अमेरिका के, यूएस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा एक एक चीज के लिए, और वो सब वो तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को, कभी किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपने देखा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इस तरह रेफर किया हो? मुझको तो याद है न्यूक्लियर डील का भी, न्यूक्लियर डील में भी जब डील हुआ तब जाकर के कांग्रेस ने उसके हिसाब से जो एक्ट बनाया, न्यूक्लियर जो क्या कहते हैं सप्लाई का, वो जो एक्ट बना, वो जब डील हमारा हो गया न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसके आधार पर वहां चेंज हुआ यूएस कांग्रेस का एक्ट, और तब वो फैसिलिटेट किया कि भाई आपका ये अब आपको सप्लाई होगा। ये तो पहली बार हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले और बाद में, मतलब वो हमारे लिए ऑर्डर निकाल रहा है, और ज्वाइंट, अच्छा कोई कंट्री ऐसा कोई तो ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहा है एक आदमी, वो भी वहां से स्टार्ट होगा, और फैक्ट शीट वो दे रहा है, यहाँ का आपका क्या कहते हैं मंत्री बोल रहा है कि भैया ये जो है जयशंकर से पूछो, और जयशंकर कह रहा है कि पीयूष गोयल से पूछो, और फैक्ट शीट वो जारी करके बता रहा है कि पल्सेस भी, उसमें तो कई चीज मैं देख रहा हूं कि जो इसमें नहीं था, वो क्या कहते हैं यहाँ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में, वो सब इंक्लूडेड है, और अब तो उसमें डिजिटल सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब भी है, वो सब भी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटसोर्सिंग जो हमारा अभी IT सेक्टर है, उसमें भी कह रहा है क्या कि आपको कोई टैक्स नहीं लगा ले सकते, मतलब आपको फ्री में जो है, हमको जैसे मन होगा जिस टर्म में आपका ये कर देंगे। पूरा इंडिया को पता नहीं किस वजह से अब वो एपिस्टीन है, उसकी वजह या अडानी का केस है, मैं नहीं जानता, लेकिन कोई भी अगर देश का जरा भी ये सेंसिबल आदमी होगा तो वो प्रधानमंत्री पद से पहले ही छोड़ देता, और जो उसको झेलना पड़ेगा, मान लिया एपिस्टीन की वजह से इस्तीफा या होता है अनिल जी, इस्तीफे तो हाँ, नहीं होते, तो ये तो दिक्कत नहीं, है। मैं कहता हूं कि कम से कम लोगों को बोलना चाहिए कि भैया एपिस्टीन वगैरह भी नहीं हम उठाएंगे, अदानी भी छोड़ दो, जो अपना डील मतलब जैसे भी हो, कम से कम जान छोड़ो, देश को तो मत ये करो, थोड़ी बहुत सजा पालो जहां पाना है, लेकिन वो सब तो अब हमको लग रहा है अडानी का डेलीगेशन जाना चाहिए लोगों को कि भैया आप चले जाइए जेल, लेकिन कम से कम जान तो हिंदुस्तान के लोगों का बख्श दीजिए। इस तरह से क्यों पूरा का पूरा कंट्री आपको बचाने के लिए जो है तैयार हो जाए, मर जाए, ये नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत सीरियस है उसको इस तरह। आपकी चिंता जायज है बिल्कुल। जो कह रहे हैं अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, और बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका के चक्कर में देश किस दिशा में जा चुका है ऑलरेडी,
ये इसकी कल्पना आप आज नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बताएगा कि किस ढंग से देश बिक चुका है। देश के एक तरफ आज अखिलेश यादव का कह रहे थे, अभी पंकज जी बहुत सही कह रहे थे, अखिलेश यादव का जो भाषण है संसद में बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है। उसका छोटा सा अंश आपको सुनाया भी था शुरुआत में, बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने राम मंदिर वाले में भी उन्होंने बढ़िया कायदे से धुलाई कर दी, कायदे से धुलाई की। गोली चलाने वाला अभी मंदिर बना रहा है और हमको कहते हो, बहुत सही। तो इसलिए अखिलेश यादव ने बहुत शानदार ढंग से भाषण दिया है और इस बात को बताने की कोशिश की है यहाँ पे कि हमारा देश कैसे गुलाम हो रहा है। और गुलामी की तरफ आखिर लेकर कौन गया? नरेंद्र मोदी लेके गए, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। और उधर बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति वो कहता है कि मैं जब चाहूं तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। अगर इतनी हिम्मत, और हमारे यहाँ पर अमेरिका के साथ डील हुई नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद किया नहीं किया, निलंबित किया, सस्पेंड किया, क्या किया, ये सब कुछ वो बताएंगे, अमेरिका बताए आखिर चल क्या रहा है। और लेकिन इन सब के बीच जब संसद, जहां से सब कुछ तय होता है, देश को कैसे चलना है, ये इसी संसद से इसको तय किया जाता है, देश के कानून बनाए जाते हैं। लेकिन यहां जो चल रहा है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अमलेंदु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं। बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो रही है। देखिए 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आने वाले समय में, हमारे तमाम साथी आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आने वाले समय में कुछ शब्द आप लोगों को रटना पड़ेगा, जिसमें एक ये नरवणे साहब की किताब भी आप रट लीजिए। इस किताब की चर्चा और होगी। एप्स्टीन फाइल्स, इसकी चर्चा भी खूब होगी। अदानी साहब का केस आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा भी होगी। और कितने दिनों तक आप बचाएंगे, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो आदमी पता नहीं क्या है, आज आपका है, आज आपके पक्ष में बयान देता है, कल आपको गाली देने लगता है, कुछ और कहने लगता है। तो इसलिए आप डोनाल्ड ट्रंप को जितना अपन सरेंडर होंगे उतना ज्यादा देश बर्बाद होगा, और ये तय मानिए। लेकिन अमलेंदु जी, आपकी बात ओम बिरला से शुरुआत कीजिए। देखिए राजीव जी, एक तो ओम बिरला साहब जो है उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो नोटिस मिल गया है, तो इसलिए वो आज नहीं बैठे सुबह से ही। और पहले नायडू साहब बैठे 2 बार, और तीसरी बार जो थे फिर वो तेनाची साहब जो थे वो बैठे। ये अच्छा कदम है बिरला साहब का। बिरला साहब पहले ही मान जाते तो अच्छी बात होती, ये नौबत नहीं आती। उनसे पहले कहा जा रहा था कि आप सदन को परंपराओं के अनुसार और नियम के अनुसार चलाइए, किसी व्यक्ति विशेष के आप प्रहरी बनकर सदन को मत चलाइए। और आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी है, तो आप नरेंद्र मोदी के यसमैन बनकर आप काम मत कीजिए, ये उनसे साफ तौर पर कहा जा रहा था, जिसको उन्होंने नहीं माना। लेकिन राजीव जी, ओम बिरला साहब के चेहरे से उनकी मजबूरियां समझी जा सकती हैं कि उनको ह्यूमिलिएट किया गया होगा। ऐसा लगता है कि उनको बंद कमरे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही गई होंगी कि बिरला साहब जो हैं वो अपना दर्द ना कह पा रहे हैं किसी के सामने, और जो है जो उनको कहा गया है उसको उनका पालन भी करना है। तो ये बिरला साहब की मजबूरियां समझी जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। लेकिन बिरला साहब तो एक कहा जाए मोहरा हैं, और निशाना नरेंद्र मोदी ही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। क्योंकि संसद अगर नहीं चल रही है तो संसद इसलिए नहीं चल रही है कि नरेंद्र मोदी संसद में आना नहीं चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब देना नहीं चाहते हैं, संसद में चर्चा नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी। तो इसलिए ओम बिरला साहब जो हैं वो इस समय निशाने पर हैं। लेकिन इसके जरिए एक चीज साफ हो गई है कि सदन के अंदर अब आप विपक्ष को कमजोर नहीं समझ सकते हैं, और अगर आपने विपक्ष को कमजोर समझने की भूल की तो मोदी जी आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। ये आपके लिए बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये शुरुआत हो गई है। ओम बिरला के खिलाफ नोटिस दिया जाना ये मोदी जी के बुरे दिनों की शुरुआत है राजीव जी। इसको मोदी जी इस तरीके से लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्रंप पता नहीं कब करेगा, उनका कैरियर बर्बाद या नहीं करेगा, हमें नहीं मालूम कब करेगा कब नहीं करेगा, और उसके पास क्या है जो वो बर्बाद कर सकता है, नहीं बर्बाद कर सकता है। लेकिन मोदी जी के कारनामे जो देश के अंदर हैं, और खासतौर से इस देश के लोकतंत्र संविधान के साथ जो उनका रवैया है वो बहुत चिंताजनक है। और अगर यही रवैया जारी रहा तो मोदी जी के लिए मुश्किलें और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजीव जी, ये समय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अंदरूनी तौर पे बहुत चिंता का विषय होना चाहिए
कि एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए पूरी पार्टी जो है वो दांव पर लग गई है, और अगर नरेंद्र मोदी डूबेंगे तो पूरी पार्टी को लेकर डूबेंगे। तो इसलिए भाजपा के जो एक तरह से कहा जाए जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, उनको अब नरेंद्र मोदी को स्टेप डाउन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के ऊपर बोझ बनते चले जा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। ओम बिरला साहब के खिलाफ राजीव जी जब होगी चर्चा, तो जाहिर सी बात है कि वो चर्चा सिर्फ ओम बिरला तक सीमित नहीं रहेगी। पंकज जी की बात सही है कि नीचता की हद तक जाकर बीजेपी के लोग बातें करेंगे, लेकिन विपक्ष भी जब बातें करेगा राजीव जी, तो विपक्ष जो बातें करेगा वो सिर्फ ओम बिरला तक सीमित नहीं होंगी, वो नरेंद्र मोदी तक भी जाएंगी। तो ये इस पे चर्चा तो होनी ही होनी है, अब इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि चर्चा नहीं होगी। और उस समय ये भी नहीं होगा कि साहब आप बोलने नहीं देंगे नेता विपक्ष को। जब उस पर चर्चा होगी तो आपको बोलने भी देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आए या नहीं आए, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब भी देने होंगे, तो विपक्ष के आरोप क्या होंगे ये भी समझा जा सकता है। तो यानी बैठे बिठाए एक मुसीबत जो है ये नरेंद्र मोदी ने बुला ली है। अब राजीव जी, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही खतरनाक आदमी है, मोदी जी शायद ये समझ नहीं पाए। अडवाणी जी को धता लगा दी थी राजनाथ सिंह ने, कल्याण सिंह का पॉलिटिकल कैरियर चौपट कर दिया राजनाथ सिंह ने, और राजनाथ सिंह जी अब चूंकि 75 के होने जा रहे हैं, और ये चर्चा चलने लगी थी कि राजनाथ सिंह जी को जो है वो मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाएगा। ये मौका पंकज जी तो कह रहे थे कि ओम बिरला ने निपटाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका जो है राजनाथ सिंह जी ने लपक लिया है कि मोदी जी आपको अब हम निपटाते, आप हमसे निपटो। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि किताब नरवड़े, और राजनाथ सिंह जी उठकर तुरंत खड़े हो गए और कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं। अरे भाई, पहले सुन तो लेते किस किताब की चर्चा हो रही है, क्या कहा गया है, उसके बाद कॉन्फिडेंस अपना दिखाते। लेकिन राजनाथ सिंह ने पूरी जो बहस थी राजीव जी, वो बिरला साहब और मोदी जी के खिलाफ केंद्रित कर दी। अब मोदी जी निपटना चाहते हैं राजनाथ सिंह से, निपट लें। मैं फिर कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने अच्छे निपटाए हैं। और जब 2014 में राजीव जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मैंने उसमें टिप्पणी की थी, हालांकि वो फेसबुक पर मैंने लिखा था, और मैंने उसमें लिखा था कि राजनाथ सिंह जी ने अच्छों को बर्फ के नीचे लगाया है, मोदी जी को भी यही लगाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी का समय जो है वो काफी उज्जवल है, क्योंकि मोदी जी जब उतारे जाएंगे तो भविष्य किसका उज्जवल होगा ये समझा जा सकता है। तो बहरहाल राजीव जी उनकी अपनी अंदरूनी चीजें हैं, लेकिन मोदी जी चाहेंगे। राजीव देखिए, क्यों जरूरी है कि परिवार वाले लोग जो है वो सत्ता संभाले, इसलिए जरूरी है राजीव जी। राहुल गांधी अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो कल को जवाब कौन देगा? प्रियंका गांधी के बच्चों को जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे मामा ने क्या गड़बड़ की थी। अखिलेश यादव कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनके बच्चों को कल जवाबदेही होगी कि तुम्हारे पिता ने ये किया था। ममता बनर्जी अगर कुछ करेंगी तो उनके भतीजे जवाब देंगे, अभिषेक बनर्जी, की तुमने क्या गड़बड़ी की, तुम्हारी बुआ ने क्या गड़बड़ी की थी। लेकिन मोदी जी राजीव जी गड़बड़ करेंगे तो वो तो झोला लेके चल देंगे, उन्हें किसका उनका जवाब देने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पंकज जी बता रहे हैं आरएसएस देगा जवाब। आरएसएस कुछ कोई जवाब नहीं देगा। मोहन भागवत का भी जवाब कौन देगा? नहीं, दो लोग हैं, एक उधर ट्रम्प साहब हैं और एक इधर अदानी साहब हैं। ये दो लोग हैं। अदानी है और ट्रम्प है, ये दो हैं। अदानी है, लेकिन राजीव जी ये झोला जब उठा के चल देंगे तो झोला फिर चल ही देगा ना। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने तैयारी कर दी है कि मोदी जी अब झोला उठाओ, बहुत हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अभी बोल रहे हैं और आपसे पहले अनिल सिन्हा जी भी बोल रहे थे कि मेजें थपथपाई नहीं जा रही थी। 30% लोग तो ऐसे ही बैठे थे जो जब नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे। तो आखिर क्या? और हमारे साथी शकील जी, आप तो रोज वहां आंखों देखी, आपसे बेहतर कौन बताएगा। हम लोग तो इधर स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आप रोज सुबह से लेकर शाम तक आप रहते हैं पार्लियामेंट में। आपसे ज़रा समझूं कि क्या बीजेपी में ऐसी सुगबुगाहट, आप क्योंकि आप सांसदों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपसे समझना चाहता हूं, ऐसी सुगबुगाहट क्या आपको सुनाई दिखाई पड़ रही है कि